मेरे लिए मसाला होता है कंट्रोवर्सी और सामने वाले की पर्सनल लाइफ। राम भवन का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, बहुत सीखने मिला। क्या डायरेक्टर्स से बहुत डांटा, मुझे प्रॉपर्ली डांटा गया है ना कि मैं एकदम रोने पे आ जाऊं, ऐसा डांटा गया है। जब तक शूट चल रहा है, प्रमोशन नहीं हो जाता जब तक, तो आपको कास्टिंग काउच तो छोड़ो, सीधा गर्लफ्रेंड बन के घूमना पड़ेगा प्रोड्यूसर के साथ। मेरे पेरेंट्स ऐसे थे कि मुझे उनको सब बताना पड़ता था कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, किससे बात कर रही हूँ। मुझे सिर्फ उस टाइम पे शर्म आती थी कि मैं ये चीज अपने पेरेंट्स को कैसे बताऊं, इन्होंने मुझे क्यों रिजेक्ट किया। मेरी मम्मी आना चाहती थी, इंडस्ट्री में एक्टिंग करना चाहती थी। मेरी मम्मी 15,000 दे के आ गई। मुझे ऑलमोस्ट जितना मैंने काम किया है, समझ लो 50% लोगों ने बोला है तुम अमृता राव से। बिग बॉस मेरे जैसों के लिए नहीं बना है। मुझे भी ऐसा लगता है कि मैं भी बिग बॉस के लिए रेडी नहीं हूँ। हाय, दिस इज सृष्टि मिश्रा। वॉच माय फुल इंटरव्यू ऑन मिनट्स ऑफ मसाला। थैंक यू। हाय सृष्टि, हाय, कैसे हो आप? एकदम बढ़िया हूँ सो आज हम आपका इंटरव्यू कर रहे हैं मिनट्स ऑफ मसाला पे। जी। सबसे पहले बताइए, इंडस्ट्री में जब मसाला नाम आपको सुनने में आता है, अगर आपके सामने किसी ने वर्ड मसाला बोला तो क्या आता है सबसे पहले दिमाग में? मेरे लिए मसाला होता है कंट्रोवर्सी और सामने वाले की पर्सनल लाइफ। बहुत चटपटी लगती है कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। और मेरे ख्याल से ऑडियंस को भी बहुत होता है कि उनकी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है। यही एक मसाला है। ओके, सो आपने अपने बारे में कौन सी कंट्रोवर्सी सुनी है लेटेस्ट, या मे बी फर्स्ट? कंट्रोवर्सी मेरे बारे में इतनी कुछ हुई नहीं है, क्योंकि मैं कुछ ज्यादा ही ओपन हूँ। इनफैक्ट मैं इतनी ज्यादा ओपन हूँ कि मुझे कंट्रोल करना पड़ता है कि मैं ये चीज सामने वाले को ना बताऊं। तो कंट्रोवर्सी नहीं हो रही है, बिल्कुल नहीं हो रही। कोई गॉसिप ही नहीं कर रहा है क्योंकि मैं ही बोल दे रही हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। इंडस्ट्री की कौन सी गॉसिप जो आपने लेटेस्ट सुनी होगी? इंडस्ट्री की लेटेस्ट गॉसिप अभी मैंने यही सुनी है कि कियारा आडवाणी का बेबी हुआ है। तो वो गॉसिप थोड़ी ना है, वो तो बस अच्छी यही बात। अभी लेटेस्ट। मैं ज्यादा सुनती नहीं हूँ। हम्म न्यूज सुनती हूँ मैं कि क्या हादसे हो रहे हैं। वो पूछ सकते हो आप। अच्छा, तो कौन सी न्यूज आपको लेटेस्ट जो काफी शॉकिंग लगी, या मे बी आपको याद रहेगी काइंड ऑफ? यादगार लेटेस्ट तो नहीं कह सकते, लेकिन बहुत शॉकिंग और जो हमेशा याद रहेगी वो प्लेन एक्सीडेंट ही था। हम अहमदाबाद। अभी यहाँ पे नेगेटिव बात नहीं करते। चलिए बताते हैं, अब आपके बारे में बात करते हैं ढेर सारी। राम भवन का एक्सपीरियंस कैसा रहा? राम भवन का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। बहुत 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 मजा आया, बहुत सीखने मिला। क्या को एक्टर्स थे, क्या टीम, क्या डायरेक्टर्स थे। ऐसे डायरेक्टर्स मुझे दोबारा मिलेंगे नहीं। मदन सर, रणदीप सर, दोबारा कोई स्टैंडर्ड सेट हो गया है। वो मस्ती में भी स्टैंडर्ड सेट हो गया, क्योंकि मैं राम भवन में थोड़ी छोटी थी सबसे, तो मेरा ख्याल रखा गया। मेरे साथ बहुत मस्ती की गई, सबने मस्ती की, मैंने भी बहुत मस्ती की। सीखा भी मैंने बहुत कुछ, बहुत गाइड किया, बहुत सपोर्ट किया, बहुत डांटा। मुझे प्रॉपर्ली डांटा गया है, इतना कि मैं एकदम रोने पे आ जाऊं, ऐसा डांटा गया है मुझे। रोने पे आ जाऊं या रो दिया? एक दो बार रोई हूँ मैं शुरू में। आदत नहीं थी ना कि अरे यार बहुत सीरियस होके डांट रहे। फिर धीरे धीरे सबको पता चल गया और मैं भी यूज टू हो गई। यूज टू क्या, मैं तो बेशर्म ही हो गई कि ये तो डांटते रहते हैं, इन क्या है, अभी छोड़ो। तो कुछ सीखने को मिला आपको? बहुत सीखने मिला, बहुत सीखने मिला। और सबसे इम्पोर्टेंट तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ चुका है राम भवन के बाद। क्योंकि उसके पहले मैं एक बहुत इंट्रोवर्ट नाइव सी लड़की थी। मैं सोशली बहुत एंशियस थी, लेकिन राम भवन के बाद ये सारी चीजें चेंज हो चुकी है। मैं बहुत कॉन्फिडेंट हो गई हूँ, मैं लोगों से घुल मिल रही हूँ प्रॉपर। सोशली मैं बहुत एक्टिव हो गई हूँ। मुझे बहुत पिच किया गया, इनकरेज किया गया था राम भवन में, समीक्षा ने और लोगों ने, कि तू मिल लोगों को, तू जा बाहर घूम, यही तो तेरी एज है। सोनम दी, शालू, सबने मुझे बहुत सपोर्ट किया। तो इतना इंट्रोवर्ट और इंडस्ट्री में ये कैसे मिक्स हो गया? मतलब टाइम लगना लगा होगा या स्ट्रगल पार्ट? प्लीज शेयर सम, लाइक हाउ वाज इट? जब मैंने शुरू किया था तो मुझे काफी लोगों ने बोला कि तूने शायद गलत करियर चूज कर लिया है, क्योंकि मैं बहुत इंट्रोवर्ट थी। मुझे मेरे कॉलेज, तब मैं कॉलेज में थी, मेरा सेकेंड ईयर चल रहा था, शायद सेकेंड ईयर का ऑलमोस्ट एंडिंग था। मुझे वहां पे बोला जाता था कि तूने गलत इंडस्ट्री चूज कर ली, तू तो बहुत शांत लड़की है, वहां पे तो बहुत कॉन्फिडेंट एकदम ओपन लड़की चाहिए। जब इंडस्ट्री में आई तो भी मुझे बोला गया तुम कैसे सर्वाइव करोगे, तुम तो बहुत इनोसेंट से, नाइव से हो, एकदम फ्रजाइल हो, तुम्हें दिमाग, नॉलेज नहीं है।
तुम्हें कोई भी ऐसे खेल सकता है, फ्रॉड कर सकता है तुम्हारे साथ, मुझे बहुत चीजें बोली गई थी। और मैं छोटी भी थी, लेकिन मैं थोड़ी चालाक थी, जो दिखता नहीं था लोगों को, क्योंकि मैं अपने अंदर ही वो माइंड गेम्स खेल लेती थी, मैं वो एक्शंस में कर लेती थी, वर्ड्स में नहीं होते थे। तो लेकिन हाँ, मुझे ये सारी चीजें सुनने में आई है और बहुत लोगों ने मुझे बोला है। राम भवन के बाद ये चीजें बहुत चेंज हुई है, और उसके पहले मैं वर्क कर रही थी अपने आप पे कि मैं थोड़ी कॉन्फिडेंट हो जाऊं, लेकिन कुछ मिल नहीं रहा, मोटिवेशन नहीं मिल रहा था, वो मुझे राम भवन में मिला है। ओके। तो जो स्ट्रगल पार्ट था, एंट्री पार्ट था, वो टफ था, क्योंकि इंडस्ट्री में आने के लिए काफी शार्प होना चाहिए। बहुत सारी खबरें आपने भी सुनी होंगी, कास्टिंग काउच जैसे भी खबरें आपने सुनी होंगी कि होता है, लोग फेवर मांगते हैं। सो कभी आपने फेस किया या कभी इस बात का डर था आपके अंदर? मुझे डर नहीं था, मैंने फेस किया है। हाँ, मेरे पेरेंट्स ऐसे थे कि मुझे उनको सब बताना पड़ता था कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, किससे बात कर रही हूँ, वैसा मेरा उस टाइम पे फेस चल रहा था। तो मुझे सिर्फ उस टाइम पे शर्म आती थी कि मैं ये चीज अपने पेरेंट्स को कैसे बताऊं कि ये काम मुझे क्यों नहीं मिला, इन्होंने मुझे क्यों रिजेक्ट किया। मैं बस वहां पे हिचकिचाती थी। मैं उनसे तो डील कर लेती थी, उनको मैं सुना देती थी, बोल देती थी, मना कर देती थी, अवॉइड कर देती थी, जो बन पड़ता था मुझसे मैं करती थी। लेकिन जब बात आती थी कि पेरेंट्स को बता जवाब देना पड़ेगा, तब मेरी बोलती बंद होती थी। लेकिन धीरे धीरे मैंने उन्हें चीजें समझाई कि देखो, कई रीजंस होते हैं काम नहीं मिलने के, तो आप मुझसे थोड़ा काम का क्वेश्चन करना बंद कर दो कि क्यों नहीं मिला, अगर जो मिलेगा वो आपको दिख ही जाएगा। तो उन्होंने वो चीजें समझ के ली, उन्होंने ये पूछना धीरे धीरे बंद किया। उन्हें भी इंडस्ट्री का पता चलने लगा कि इंडस्ट्री कैसे वर्क करती है। हम सुनते तो थे ऐसा, जब इंडस्ट्री में आए थे तो मेरे सब पापा बहुत डरे हुए थे कि यार ये कैसी इंडस्ट्री में जा रही है, छोटी है, लड़की है, यूपी से है, लोग क्या बोलेंगे, लड़की बिगड़ जाएगी, बहुत चीजें उनके दिमाग में चल रही थी। और मैं घर की इकलौती हूँ लड़की, मेरे दो बड़े भाई है बॉडीगार्ड्स, तो बहुत सपोर्टिव थे, बहुत पजेसिव है मेरे से पापा, मेरे भाई पजेसिव है मेरे लिए, दोनों के दोनों। तो सब मेरे ऊपर हावी हो गए थे कि तू ठीक से रहना, जो होगा मुझे बताना। पहले शूट के 1 साल तक तो मेरे साथ मेरा भाई आया, अपना काम छोड़ के, पढ़ाई छोड़ के, दिन रात 12-12 घंटे, 13 घंटे मेरे साथ ट्रैवल करता था, बैठा रहता था वैनिटी के बाहर। उसको वैनिटी में, क्योंकि लड़की हूँ मैं, तो मेरे साथ लड़कियां शेयर करती थी, तो वो उस वैनिटी में बैठता नहीं था, वो मुझसे भी ज्यादा शाय है। वो एकदम राम है, वो एकदम पापा जो बोलते हैं जी पापा जी पापा, वो वैसा लड़का है। तो मैं थोड़ी रिबेलियस हूँ, तो उसने बहुत सपोर्ट किया। मैं बहुत थैंकफुल हूँ मेरे भाइयों को लेके, जब उसका काम हुआ तो मेरा दूसरा भाई आ गया सपोर्ट में। तो वैसा चीज था, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई, पेरेंट्स ने संभाला, भाई ने संभाला। मैं थोड़ी रिबेलियस थी, थोड़ी चंट थी, मैं बदतमीज लोगों के साथ मैं बदतमीज हूँ, लेकिन अच्छे लोगों के साथ मैं क्यों बदतमीज रहूँ, तो उनको लगता है मैं नाई हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। हम्म। आपने मेंशन किया कि हाँ मैंने फेस किया था, व्हाट वाज दैट, कैन यू प्लीज शेयर? ऐसे आए थे कई कई चीजें आई थी कि एक तो बहुत फनी आया था कि जी। जब तक शूट चल रहा है, प्रमोशन नहीं हो जाता जब तक, तो आपको कास्टिंग काउच तो छोड़ो, सीधा गर्लफ्रेंड बन के घूमना पड़ेगा प्रोड्यूसर के साथ। मैं बोला क्या? तो बोलते हैं कि सारी गर्लफ्रेंड वाली चीजें करनी पड़ेंगी, आपको शॉपिंग कराया जाएगा, आपको गिफ्ट्स मिलेंगे, लेकिन जब तक शूट हो रहा है, प्रमोशन नहीं हो जाता, तब तक आपको गर्लफ्रेंड बन के घूमना। और तब मेरी एज थी 19। आप इमेजिन करो प्रोड्यूसर की क्या एज होगी, मेरे को इतनी हंस, मैं उसको क्या, मैं उसे बोलूं, मैं सिर्फ हंस रही थी कि ये क्या कंडीशन है आपकी। तो बहुत फनी इंसिडेंट्स थे मेरे। और मैंने बहुत अच्छे से हैंडल कर लिया वो चीजें। ये तो एक्चुअली बहुत हंसने वाली बात है। बहुत फनी था ये। बट यू मैनेज्ड वेल। या आई डिड, बहुत मजा आया करने में, मैनेज करने में कि क्या बोल रहे हो आप। थोड़ा सोच समझ के बोलो। बहुत फनी था। तो पेरेंट्स को बताया, ये वाला बताया था कि नहीं? नहीं, मैं पेरेंट्स को उस टाइम तक मैंने बताना छोड़ दिया कि यार ये अगर मैं बताती रहूंगी तो इन्हें लगेगा कि इंडस्ट्री बहुत नेगेटिव है, उनको पॉजिटिव साइड दिखेगा नहीं। तो मैंने चीजें थोड़ा बताना कम किया, छुपाना कम किया, छुपाना शुरू किया। पहले मैं बता नहीं पाती थी, तो ऑलमोस्ट मैंने हल्का हल्का सा ऊपर ऊपर से ये बताया था कि कॉम्प्रोमाइज करने को बोल रहे हैं, ऐसा वैसा, लेकिन डिटेल नहीं देती थी कि क्या बोल रहे हैं एग्जैक्टली, वो नहीं बताती थी। मुझे भी तो शर्म आती है अपने पेरेंट्स को बताने में यार। कभी मन में ये आया कि मुझे इंडस्ट्री छोड़ देनी चाहिए? जब मैंने शुरू किया था तो
मुझे ऐसा लगता था कि जब मैं इतना सुन रही थी अपने बारे में कि तुम बहुत इंट्रोवर्ट हो, तुम फ्रजाइल हो, तुम कैसे सर्वाइव करोगी, तुम इनोसेंट हो, दिमाग चाहिए इंडस्ट्री में सर्वाइव करने के लिए, कोई गॉडफादर नहीं है ये वो। तो एक एक पल आया, और बहुत पेशेंस चाहिए, बहुत, मैं बहुत चूजी हूँ कि मैं कुछ भी काम नहीं करूँगी। मुझे भले उस चीज के लिए कितना भी टाइम लगे, कितनी भी मेहनत लगे, मैं वही करूँगी, भले थोड़ा लेट करूँ। तो जब मैं एक एक दो दो साल घर पे बैठी रहती थी, तो मुझे आता था दिमाग में ओवर थिंक करने लगते ना, खाली बैठे रहते हो तो आता था कि क्या मुझे ये छोड़ देना चाहिए, लेकिन तब मुझे समझता नहीं था कि मैं छोड़ के करूंगी क्या, कहाँ जाऊंगी। मुझे वापस अपने पेरेंट्स के घर नहीं जाना, एक बार छोड़ दिया, मैं दोबारा नहीं जाना चाहती, और बचपन से मुझे वहां से निकलना था, तो मैं दोबारा क्यों जाऊं, और मैं क्या काम करूंगी। मेरे दिमाग में कुछ आ ही नहीं रहा था, कि मेरे ऑप्शंस ही नहीं थे मेरे पास। तो मैंने ठाना कि करना तो यही है, अब यही अपना सब कुछ है, यहीं पे मरना है यहाँ जाना नहीं है कहीं, ये था मेरे दिमाग में। ओके। कभी शॉर्टकट अपनाया कोई रोल के लिए, किसी एड के लिए? शॉर्टकट कभी इज नॉट लाइक कास्टिंग काउच और एनी फेवर, बट एनी लाइक कोई किसी के थ्रू जाना कि मेरी पहचान है इनसे, या कोई फोन कर दे काइंड ऑफ। इन सब चीजों में मेरा थोड़ा अलग दिमाग है, कि मेरे मम्मी पापा ट्राई, जैसे नेपोटिज्म इंडस्ट्री में होता है वैसे मेरे मम्मी पापा भी चाहते थे कि मैं उनके लाइन में आऊँ, रियल एस्टेट बिजनेस में आऊँ एंड ऑल। पापा पापा की हेल्प करूँ, भाइयों की हेल्प करूँ, लेकिन मुझे था कि मुझे किसी किसी की हेल्प नहीं चाहिए, किसी की भी नहीं, किसी भी फॉर्म में नहीं चाहिए। मैं खुद स्ट्रगल करूंगी, भले मैं कहीं ना पहुंचूं, लेकिन मुझे किसी की हेल्प नहीं चाहिए, ताकि मैं उनको फ्यूचर में ब्लेम ना करूं कि इनकी वजह से आज मैं यहाँ रह गई, इनकी वजह से मैं वो नहीं कर पाई। तो मैंने ना कभी पापा की हेल्प ली। मैं इनफैक्ट मेरी मम्मी थी, मेरी मम्मी आना चाहती थी इंडस्ट्री में, एक्टिंग करना चाहती थी, तो मम्मी के पास कुछ कॉन्टैक्ट्स थे, लेकिन कॉन्टैक्ट्स भी कैसे थे कि क्या ही बोलूं मैं, कैसे कॉन्टैक्ट्स थे वो, किसी काम के नहीं थे। बेसिकली कोऑर्डिनेटर्स थे, और वो भी फेक कोऑर्डिनेटर्स थे, जो मम्मी के साथ खेल लेते। और मम्मी मेरी बहुत इनोसेंट है, बहुत गऊ है। मेरी मम्मी 15,000 दे के आ गई है। मैं छोटी थी, फिर भी मेरे दिमाग में था कि मैं किसी को पैसे तो नहीं दूंगी, हमेशा पैसे लूंगी, काम के पैसे मिलते हैं, दिए नहीं जाते हैं। तो मैं मेरी मम्मी को मैंने देखा, और मेरे दिमाग में आया, यार मम्मी कितनी इनोसेंट है मेरी, कैसे दे सकती है, इतनी बड़ी हो गई है ये सारी चीजें थी। तो मुझे सपोर्ट तो किसी का नहीं चाहिए था, मुझे गाइडेंस चाहिए था, लेकिन मैं जिस फील्ड में हूँ, मेरे पूरे खानदान में इस फील्ड से कोई ताल्लुक नहीं रखता है, तो मुझे गाइडेंस नहीं मिला। जो किया मैंने खुद किया, यूट्यूब से सीख के किया, गूगल से सीख के किया। फिर जब ऑन सेट होती थी, तो सेट पे मुझे अच्छे लोग मिलते थे, अच्छे डायरेक्टर्स मिलते थे, डायरेक्टर्स ने गाइड किया, को एक्टर्स ने गाइड किया। मैं सुनती सबका थी, करती अपना ही थी, कि जो मुझे ठीक लगे, जो मेरे कंफर्ट जोन में हो, मैं बस वही करती थी। यूट्यूब से गाइड, मुझे जानना है व्हाट इज द ऑडिशन, क्या कुछ रूल्स होते हैं जो हम ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहे थे? आई वुड लाइक टू नो मोर अबाउट इट। हाउ वाज इट फॉर यू, लाइक ऑडिशन देना? यू वर अवेयर ऑफ एवरीथिंग? नो, आई वॉज नॉट एट ऑल अवेयर कि ऑडिशन क्या होता है, करना क्या होता है ऑडिशन में, रिकॉर्ड कैसे होते हैं। तो जब मैंने शुरू किया था, तब लॉकडाउन चल रहा था। तो उस टाइम पे अगर मैं सोचती भी कि मैं कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लूँ, कोई थिएटर ज्वाइन कर लूँ, तो पॉसिबल नहीं था, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा था। तो मैं सब कुछ यूट्यूब से सीख रही थी, और मेरे पास जो कॉन्टैक्ट्स थे कोऑर्डिनेटर्स के, तो मैं उन्हीं को बोलती थी कि आप प्लीज मुझे बता दो, और वो मुझे गाइड करते थे कि पहले आप इंट्रो दो अपना, ऐसे ऐसे नाम, एज, हाइट, ये सब बोलो, और ऑडिशन के लिए आपको स्क्रिप्ट दी जाएगी, वो आप हॉरिजॉन्टली रिकॉर्ड करो, आई लेवल पे होना चाहिए कैमरा। बहुत मुझे एक तो यूट्यूब ने बहुत हेल्प की, कोऑर्डिनेटर्स ने बहुत हेल्प की, ऐसे मैंने ऑडिशंस निकाले। पहले मैं इतनी स्टूपिड थी कि मैं वर्टिकल रखती थी, और जैसे रील बनाते हैं ना, मैं वैसे फोन रख के ऑडिशंस रिकॉर्ड कर इतनी स्टूपिड थी मैं, मुझे रिजेक्ट किया गया है लेकिन अभी मैं प्रो हो गई हूँ अच्छा, सीख लिया है। अच्छा, ऑडिशंस में प्रो हो गई हूँ जब मैंने आपको देखा ना, तो सच्ची बता रही हूँ, मुझे ऐसा लगा कि मैं अमृता राव को देख लिया है। क्या आपको और भी किसने ऐसा बोला है? मुझे ऑलमोस्ट जितना मैंने काम किया है, समझ लो 50% लोगों ने बोला है तुम अमृता राव जैसे लगते हो, एकदम साइड से भी सामने से भी।
मैं ये सुन के थक चुकी हूँ, लेकिन मुझे ऐसा कहीं से भी नहीं लगता है कि मैं अमृता राव जैसी लगती हूँ। लेकिन अगर लोग कह रहे, सामने वाला मुझे कैसे देखता है हमें नहीं पता, लेकिन लोग कह रहे तो देख लगती हूँ, ये भी मुझे नहीं पता ये चीज। But how do you take it? Like negative, positive? You like it when people call you like you are looking like Amrita Rao? मिक्स्ड फीलिंग्स हैं हाँ. कि एडवांटेजेस भी है, डिसएडवांटेजेस भी है कि कैरेक्टर फेस है, डस्की लुकिंग है, इंडियन टोन है, आई मीन इंडियन फेस है बहुत, ये एक एडवांटेज कह सकते हो। और डिसएडवांटेज है कि ऑलरेडी अमृता राव है, दूसरी क्यों चाहिए। हूं ना मैं सृष्टि मिश्रा, टिकट है सृष्टि मिश्रा, क्यों अमृता राव बनाने पे लगे हुए हैं सब। पर आपने देखा है कभी, आई मीन जब आपने किसी ने बोला होगा फर्स्ट टाइम, तो कभी आपने देखा अमृता की फोटो लगाकर और अपनी की क्या सच में मैं दिखती हूँ? मैंने ये किया है, मैंने ये लिटरली किया है। एक उसका एक फेस का फोटो था क्लोजअप का, और मैंने मेरा एक फेस का क्लोजअप साइड प्रोफाइल का, साइड का भी देखा, सामने से भी देखा, मुझे कहीं से सेम नहीं लगा। मुझे कई बार लोगों ने ये भी बोला कि तुम, जब मैं वैसी फ्रजाइल सी थी, नाइव सी थी, तो मुझे लोग बोलते थे कि तुम ना एकदम वो अमृता राव, वो जो जल लीजिए वो वाली थी ना, विवाह वाली, तुम बिल्कुल वैसी हो। तो वहां से मैं ट्रिगर हुई कि यार बदलना पड़ेगा खुद को, ऐसे नहीं रह सकते, ये कुछ ज्यादा ही हो गया, इतनी संस्कारी यार। वैसा हो गया था मेरा सीन। तो मैंने ये सब बहुत फेस किया, मुझे बहुत फनी लगता था जब कोई मुझे बोलता था तो। ये जल लीजिए के तो बहुत मीम्स बने हैं. अरे भाई पूछो मत। और मैं इतना हंसती थी ना कि क्या मैं वैसी लगती हूँ आपको, हाँ. तो मैं थोड़ी चंट बनना शुरू हो गई। हाँ. चंट। ओके. आप जेंजी को फॉलो करती हैं या क्या, कैसे करते हैं? मैं इन बिटवीन हूँ, मैं जेनजी भी नहीं हूँ, मैं मिलेनियल भी नहीं हूँ, मैं दोनों भी नहीं हूँ, मैं इन बिटवीन हूँ। मुझे स्लैंग्स भी नहीं आते, और मैं इतनी रिस्पॉन्सिबल भी नहीं हूँ, मैं अभी अडल्टिंग सीख रही हूँ, मैं चीजें सीख रही हूँ, तो मुझे नहीं पता मैं क्या हूँ, मैं बीच में हूँ। How do you see content these days? And what do you like personally? Long format, short format और vertical वाला जो आजकल 3 मिनट का आया हुआ है, फट से देखो और काम खत्म करो. नहीं नहीं, मुझे कंटेंट्स पसंद है अपना, मूवी वाला ही पसंद है कि हॉरिजॉन्टल हो, और स्टोरी हो, सिनेमेटोग्राफी अच्छी हो, राइटिंग अच्छी हो, मुझे प्रॉपर चाहिए मूवी का फील, चाहे वो मैं कुछ भी देख रही रहूं। मुझे ये रील्स समझ में नहीं आते हैं, रील्स के नाम पे मैं सिर्फ मीम्स देखती हूँ, मीम्स बहुत एक्साइटिंग लगते हैं मुझे, बस यही है। ओके. देखना तो चलिए ठीक है, किस तरह के कंटेंट के लिए आप काम करना चाहेंगे? राम भवन आपका हुआ, आपने एड्स किए होंगे, बट एनीथिंग लाइक ड्रीम प्रोजेक्ट वुड लाइक टू वर्क, लाइक सम कॉन्सेप्ट, थॉट प्रोसेस? मैं मैं ओटीटी के लिए काम करना चाहूंगी। मुझे ऐसा लगता है मैं कैरेक्टर फेस हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत अच्छे से अपना क्राफ्ट अगर मुझे दिखाना है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं ओटीटी बेस्ट प्लेटफॉर्म है, इससे बेस्ट और कोई नहीं हो सकता। वहां पे मैं अच्छे से अपना क्राफ्ट दिखा पाऊंगी, मैं सृष्टि मिश्रा दिखा पाऊंगी, और ओटीटी के लिए मैं पहले खुद को प्रिपेयर करना चाहती हूँ, खुद को पॉलिश करना चाहती हूँ, कि जब मैं एंट्री मारूँ ओटीटी पे तो ऑडियंस को लगे कि हाँ, इसमें इसमें पोटेंशियल है, एटलीस्ट कि ये कर सकती है, एटलीस्ट उनके नजर में ये आए, भले ये ना आए कि यार ये तो कितनी अच्छी है, ये ना आए, बट पोटेंशियल तो लगे। और अगर ड्रीम प्रोजेक्ट की बात करें तो ऐसा कोई मूवी, कोई वेब शो नहीं है मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट। मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है आइटम सॉन्ग। मैं आइटम सॉन्ग के बिना एग्जिट नहीं मारना चाहती हूँ। मैं आइटम सॉन्ग्स मुझे फैसिनेट करते थे, मैं वो आइटम सॉन्ग सुन के बड़ी हुई हूँ, उन पे डांस किया है मैंने, मेरे मूड उन्होंने चेंज किया है, मैं हेल्प की है मेरे को अपसेट होने से एकदम हैप्पी और एकदम हाइप करने में आइटम सॉन्ग। मैं राम भवन में थी, स्पीकर पे मेरे आइटम सॉन्ग्स बजते थे, मैं जाते ही कॉफी पीती थी और मेरे सॉन्ग्स चालू, और जो मेरे मेकअप दा है दीदी, जो भी होते थे, दीदी आपके रूम में आने में बहुत मजा आता है, बहुत मजा आता है, वो लोग आके अपने आइटम सॉन्ग्स लगा के जाते थे कि हम नीचे, उनका होता था, वो लोग नीचे बैठते थे नीचे वाले फ्लोर पे, और मैं एकदम लाउड स्पीकर पे बजाती थी। रूम छोटे तो स्पीकर्स पे पूरा एको होता था, नीचे तक आवाज जाता है, दीदी ये वाले सॉन्ग बजाओ, वो वाले सॉन्ग, बहुत अच्छा माहौल होता है आइटम सॉन्ग सुनने पे। आइटम सॉन्ग्स के बिना एग्जिट नहीं मारूंगी मैं। तो आइटम गर्ल का अगर टैग लगेगा तो आप प्राउड फील करेंगे फिर? हाँ क्यों नहीं यार, इसमें प्राउड फील करने वाली ऐसी बात है नहीं, ऑब्वियसली मैं करूंगी प्राउड फील, बहुत अच्छा लगेगा मुझे, मैंने ये बचपन से देखा है, इस मुझे अच्छा फील हुआ है इनसे। और क्या डांस करती हैं यार, क्या म्यूजिक होता है, क्या वाइब होती है, ऑब्वियसली मुझे प्राउड फील होगा। मैं तो चाहती हूँ कि लोग मुझे बोले आइटम गर्ल।
नाइस। अब बताइए किसके जैसा आइटम गर्ल बनना है। लाइक पहले क्या होता था ना, मैं आपको बताती हूँ कि ये बीच में काफी कंट्रोवर्सी भी हुई थी। पहले एक मूवी बनती थी, उसमें एक स्पेशल गाना होता था जो एक्ट्रेस मूवी की पता है। पार्ट नहीं होती थी, और उसको बोलते थे आइटम गर्ल और आइटम सॉन्ग। उसके बाद ट्रेंड चेंज हुआ, जो मेन लीड होती थी वही वो आइटम सॉन्ग करती थी, और वो आइटम गर्ल आइटम सॉन्ग बन जाता था। हम्म। तो पहले आपको कौन सा प्रेफर है, वो आइटम गर्ल जो सिर्फ आइटम डांस करके आ जाएगी वो, या लीड बन के आइटम डांस करेगी? अगर मैं कोई मूवी कर रही हूँ, मेरी मूवी है, हम्म, तो मैं चाहूंगी कि मैं उस मूवी का आइटम सॉन्ग करूँ। और हम्म। अगर मैं कोई मूवी नहीं कर रही हूँ, उसमें मैं नहीं हूँ, तो मैं चाहूंगी कि मैं उसमें भी आइटम सॉन्ग करूँ। सब चाहिए होगा। मुझे सब चाहिए। और हाँ, मुझे ये पता है कि पहले जैसे हेलेन थी, श्रीदेवी थी, आइटम सॉन्ग्स वगैरह उन्होंने भी किए हैं यार। और हाँ। हेलेन तो क्या क्या डांस करती थी। और उसके बाद अगर कोई मुझे पसंद आई है तो कटरीना कैफ, ओ हम्म। माय गॉड, वो तो वो वाली फीलिंग देती है पूरी। चिकनी चमेली। भाई भाई भाई। वो वैसा करना है मुझे, उनके जैसा करना है। ओजी हम्म, है वो एकदम, हम्म, लेजेंड्स है दोनों। उनको तो सब हम्म, फॉलो किया है लोगों ने। आजकल की जनरेशन तो कटरीना कैफ को देख के आई है ना, चिकनी चमेली, कमली एंड ऑल। और हम्म। पहले की जनरेशन हेलन को देख के आई है। राखी सावंत भी आइटम गर्ल के नाम से जानी जाती राखी है, वी सावंत, कांट मिस हर। अरे यार राखी सावंत भी बहुत, मैंने उस वो जब डांस शो करती थी मैं उसको देखती थी, मेरे को वो पसंद है। और मेरा फेवरेट सॉन्ग राखी का वो है, बिच्छुआ, 1920 मूवी का। अच्छा। बहुत बहुत प्रिटी थी उसमें, वो बहुत प्रिटी थी यार। नाइस। परदेसिया से राखी बहुत हाँ फेमस हो गई पता है थी और पता है। बहुत सारे किए नहीं, हुए। मेरा फेवरेट बिच्छुआ है, मुझे वो अच्छा, बहुत अच्छा लगता है। उसमें वो दिखती भी बहुत सुंदर है। आई होप राखी आपका इंटरव्यू देखें। आई होप टू। मुझे पसंद है राखी, क्या कूल है राखी, है ना? शी इज वेरी कूल। हम्म। और बताइए बिग बॉस के बारे में क्या ख्याल है? बिग बॉस, बिग बॉस मेरे जैसों के लिए नहीं बना है। क्यों ऐसा भाई, आप तो इतनी अच्छी हैं। मैं वही तो कुछ ज्यादा ही अच्छी हूँ, कुछ ज्यादा ही इनोसेंट कह सकते हैं। मुझे भी ऐसा लगता है कि मैं भी बिग बॉस के लिए रेडी नहीं हूँ। हाँ। सबसे पहली प्रॉब्लम यही है जो मैं अभी बोल चुकी हूँ कि मैं रो झगड़ा करते करते ना रो देती हूँ। मेरी अगर आवाज ऊंची होती है, मेरे आंखों से पानी आने लगता है। तो ऐसा मुझे लगता है कि मैं बिग बॉस के लिए नहीं बनी हूँ। और स्पेशली ये भी कि मैं एक घर में इतने दिन रह के लोगों के साथ सिर्फ झगड़ा नहीं कर सकती हूँ। मुझे चाहिए थोड़ा घूमना फिरना, हम्म। और हैप्पी वाइब्स वगैरह भी चाहिए, टास्क वगैरह भी चाहिए, एक्टिविटीज चाहिए। हाँ। तो अभी मैं घर से कुछ ज्यादा निकल रही हूँ अपने आप को चेंज करने के लिए। कॉन्फिडेंस मेरा वहां से आ रहा है। पहले मैं घर से नहीं निकला करती थी। मैं, मेरा कंफर्ट जोन था मेरा घर, हम्म, मेरा बेडरूम, मेरा बेड। हम्म, बेड पे कॉफी आ जाती थी मम्मी के साथ जब थी, बेड पे कॉफी, बेड पे खाना, सब कुछ बेड पे, नेटफ्लिक्स चिल सब होता था। अब जब मैंने शिफ्ट किया, सब खुद ही करना पड़ता था, रो रो के किया है मैंने। फिर उसके बाद मैं उन चीजों में इतनी फंसी रही कि मैं घर से नहीं निकलती थी। हम्म, निकलती थी सिर्फ शूट के लिए, हम्म, ऑडिशंस के लिए भी मैं नहीं निकलती थी। क्यों? क्योंकि वहां पे लाइनें लगेंगी, वहां पे कितने आर्टिस्ट आएंगे ऑडिशंस में, लोग आपको ऐसे बैठ के देखेंगे। मैं एक बार दो बार गई हूँ, उसके बाद मुझे इतना डर लगा, इतना डर लगा कि मैं कभी नहीं गई। मैं हमेशा सेल्फ टेस्ट ही मैंने दिया, मैं गई नहीं। और मुझे ऐसा लगता था कि जब सेल्फ टेस्ट से हो जाता है तो क्यों बाहर जाए। हम्म। लेकिन अब राम भवन के बाद मैं ज्यादा बाहर निकल रही हूँ, फ्रेंड्स बना रही हूँ, एक्सप्लोर कर रही हूँ, प्लेसेस, कैफेज, लोग, सबसे घुल मिल रही हूँ। ये चेंजेस है। आपको स्पॉटिंग अच्छा लगता है जब बहुत सारे कैमराज पीछे घूमते हैं, आप कैफे में जा रहे हो और मैं प्लीज रुक जाओ काइंड ऑफ? कैमरा तो प्यार है यार, मेरा बस चले 24 घंटा में कैमरा ऑन रखो अपने ऊपर। इसके बिना तो मैं रह नहीं सकती हूँ ऑब्वियसली। फिर आपको बिग बॉस में जाना चाहिए। अरे नहीं, मैं झगड़ नहीं पाऊंगी, मैं बिल्कुल झगड़ नहीं पाऊंगी, मैं रो दूंगी। और मैं जैसी हूँ ना, मैं बहुत कैसे मैं वर्ड्स यूज करूँ, बहुत मस्तीखोर हूँ मैं। और मुझे नहीं लगता कि ऑडियंस इतना मस्ती देख पाएगी। अच्छा, लास्टली ये बताओ, आप ओटीटी के लिए आप प्रिपेयर करना चाहते हो, आई हम्म, मिस द क्वेश्चंस दैट टाइम, any restriction from your side, because OTT has more freedom than cinema and TV, yeah. you know, for intimate scene, if I'll ask, kissing scene होते हैं, smooth scene होते हैं, so you're comfortable with that or you have drawn some line? Earlier I was not, to हम्म, be honest, मैं पहले नहीं थी। मैं, क्योंकि मैंने शुरू किया था, मैं कंफर्टेबल नहीं थी। और मैं इतने लोगों से, मेरा कोऑर्डिनेशन है नहीं, तो हम्म, बहुत डरी हुई थी मैं कि मैं
और मैंने कितने ओटीटीज ऐसे रिजेक्ट कर चुकी हूँ मैं, अच्छे अच्छे मैंने ऑडिशंस दिए, शॉर्टलिस्ट होने के बाद मैं डर जाती थी, ओ शिट मैं हग नहीं कर सकती, नहीं नहीं मैं ये काम नहीं कर सकती, मेरे पापा देखेंगे, मेरे भाई देखेंगे, तो मैं बहुत डर जाती थी कि यार वो क्या फील करेंगे, मैं कैसे करूंगी, लोग मुझे टच करेगा कोई, ऐसी फीलिंग, इतनी स्टूपिड थी मैं। लेकिन धीरे धीरे समझ आया कि नहीं, ये स्क्रिप्ट की डिमांड होती है और वहाँ पे एक्सपर्ट्स होते हैं, कंफर्ट जोन होता है, अगर आप कंफर्ट जोन में नहीं हो, आपको प्रॉब्लम हो रही है तो नहीं होता है, वो सीन नहीं करेंगे। और कई बहुत सारी टेक्निकल चीजें हैं जो वो कर लेते हैं, हमें आधा करना ही नहीं पड़ता है। अब मुझे समझ आ रहा है, तो अब मैं रेडी हूँ, मैं प्रिपेयर्ड हूँ करने के लिए। दैट्स नाइस, थैंक यू सो मच सृष्टि। थैंक यू।